हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और उसे हम कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टार्ट करें। अब हम पहुंच चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें देखिए कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। Second one, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. And third one, 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो इसे सॉल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन को हम लोग मूल कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। किससे बच्चों? मूल कंसेप्ट। सबसे पहले क्या करें, मूल कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखनी होगी। इसमें देखिए कार्बन इज बर्न्ट इन एयर और क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। यह है कार्बन और इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया है और इससे क्या फॉर्मेशन हुई है? CO2 गैस बन गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो गिवन है इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन मुझे कितना गिवन है? 1 मोल इज बर्न्ट इन एयर। और हमें क्या बताना है? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसका मुझे वेट बताना है। तो बहुत ही आसान है। कैसे करने वाले हैं देखिए, यहाँ क्या करें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। अब मैंने आपको फार्मूला बता रखा है कि जब वेट गिवन हो तो मोल कैसे निकालेंगे? उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए अगर एटम गिवन है, और नहीं तो अगर कंपाउंड गिवन है या मॉलिक्यूल गिवन है तो उसके मोलर मास से। तो फार्मूला क्या होता है अपना? नंबर मोल का N इक्वल टू W/m डैश। और ये क्या है? गिवन वेट। और m डैश क्या है? एटॉमिक मास और मोलर मास। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन 1 मोल गिवन है, तो यहाँ पर ये तो हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि कार्बन का 1 मोल गिवन है और इसका हमें वेट निकालना है। तो मैं इसे मानता हूँ W1 मान लेते हैं। तो W1/m1, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हमने रखा 1 मोल। W1 CO2 का हमें फाइंड आउट करना है। M1 निकाल लेते हैं। M1 कितना निकल के आएगा? देखिए कितने एटम है कार्बन के? 1 और इसका एटॉमिक मास 12। कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2। एटॉमिक मास 16। 12 प्लस 16 2 जा 32, दिस इज 44। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 44 और इसे 1 कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई W1 इंटू मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 44। तो W1 कितना आ गया? 44 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया। तो मैं आंसर देख लेता हूँ कितना आंसर आएगा इसका। 44 ग्राम, बिल्कुल सही किया हमने। तो फर्स्ट पार्ट कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया। अब चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में 1 मोल ऑफ कार्बन क्या दिया है हमें? हम जो रिएक्शन लिखेंगे वो तो सेम ही है, C प्लस O2 और ये लिखा हमने CO2। तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, आप जब आप मोल कंसेप्ट लगाएंगे तो मोल कंसेप्ट लगाने के लिए आपको रिएक्शन कैसी चाहिए होती है? बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस, तभी हम मोल कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अभी देखिए बिल्कुल बैलेंस है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। कार्बन का दिया है 1 मोल, O2 देखिए बर्न्ट इन 16 ग्राम, ये हमें दिया है 16 ग्राम और हमसे वेट पूछा जा रहा है।
कि CO2 का वेट कितना आएगा, मतलब कितना प्रोड्यूस्ड होगा ये। तो इसे समझते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी जितने रिएक्टेंट हैं, यहाँ देखिए एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, और अगर दोनों के वेट गिवन हो, मतलब कार्बन भी गिवन है और ऑक्सीजन भी गिवन है, और उसके अगर दोनों के वेट गिवन हो, तो समझ जाइए कि वो जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, लिमिटिंग रीजन से। किससे? लिमिटिंग रीजन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो गिवन है ये किसका है, लिमिटिंग रीजन का। और लिमिटिंग रीजन क्या होगा, जितने भी रिएक्टेंट दिए हैं उसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट फुल्ली कंज्यूम्ड हो गया है। तो जैसे C है और O2 है, इट मीन्स इन विच वन रिएक्टेंट शुड बी fully consumed, fully consumed। मतलब एक इसमें से क्या होगा, फुल्ली कंज्यूम होना चाहिए, एक कोई सा भी फुल्ली कंज्यूम। तो उसे कैसे चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले LR का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो कार्बन के तो हमारे पास मोल है, यहाँ पे गिवन है कि 1 मोल दे दिया गया है, इसके भी मैं मोल निकाल लेता हूँ। मोल का फार्मूला ये है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इक्वल टू गिवन वेट ओवर 16, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा, सपोज करो मैं M2 मान लेता हूँ, तो 2 इंटू 16 कितना हो गया, 32। तो ये कितना आ गया, 1/2.5 मोल। अब देखिए जब भी रिएक्शन होती है मोल टू मोल होती है, तो यहाँ तो 1 मोल गिवन है, यहाँ 0.5 मोल गिवन है। तो कौन सी वैल्यू लेस है, ये वाली 0.5 लेस वैल्यू है। तो ये हमारे लेसर वैल्यू, और ये हमारा क्या हो गया, ये तो इसके कंपैरिजन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारा LR क्या बनेगा, LR बनेगा जो लेसर वैल्यू है। इसका मतलब ये फुल्ली क्या हो गया, CO2 में कन्वर्ट हो, मतलब इधर की ओर प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, कंज्यूम हो चुका है, मतलब ये फुल्ली कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म में। और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ तो 0.5 मोल ही यूज होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, 0.5 मोल रिमेनिंग है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 0.5 मोल तो यहाँ बच गया कार्बन के, और यहाँ क्या हो गया, 0.5 में से 0.5 माइनस करो, 0 बचेगा। इसके मतलब ये फुल्ली कंज्यूम हो गया है, और ये क्या है, 0.5 मोल रिमेनिंग है। तो अब इसके मतलब LR हमारा कौन सा है, LR है हमारा ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन की हेल्प से अब CO2 का अमाउंट निकालेंगे। अगर आप कार्बन की हेल्प से निकालेंगे तो आंसर गलत आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब 2 रिएक्टेंट गिवन हो और या इससे ज़्यादा हो और सबकी वैल्यू दी है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करेंगे। और लिमिटिंग रीजन निकालने के बाद हम आसानी से प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अब देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, मोल कंसेप्ट लगाते हैं। तो NO2 इक्वल टू NCO2, फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ W1 M1 इक्वल टू W2 ओवर M2। W1 कितना गिवन है, 16 ग्राम। इसका M1, इसे M1 मान लेते हैं। चलिए मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, M1 लिख लेता हूँ। तो M1 कितना हो गया, 32। W2 मुझे फाइंड आउट करना है, और M2 इसे मान लेते हैं। तो M2 तो अभी हमने निकाला था, 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, 12, 32, और ये आ जाएगा 44। तो ये रखा मैंने 44। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, W2 इक्वल टू 16 44 ओवर 32, 16 2 जा और ये 22। तो W2 इक्वल टू 22 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
तो हमने इस पार्ट को भी कर लिया, इसे भी कर लिया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर। आंसर देख लेता हूँ, आंसर कितना आ रहा है 22 ग्राम, सही है। चलिए अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। चलिए इसका अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो मैं फिर रिएक्शन को लिख ले रहा हूँ, यह क्या CO2। अब देखिए अब कितना गिवन है, कार्बन के कितने मोल्स गिवन है मुझे, 2 मोल्स। कितना बर्न, 16 ग्राम। अब ये फिर किसका है बच्चों, LR का, लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये तो 2 मोल्स गिवन है, इसे भी मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जैसे अभी पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था। तो N इक्वल टू W1 ओवर M1, इसे M1 मान लेते हैं, और M1 कितना है 2 इंटू 16। देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितना है बेटा 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 32 हो गया। तो W1 16 गिवन है, ये 32, तो कितना है 0.5 मोल आ गए। तो बताइए कौन होगा LR, LR होगा ये। तो इसकी हेल्प से हम लोग इसका अमाउंट निकालने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। तो मुझे पता चल गया LR ये है। मैंने अभी बताया था कि लिमिटिंग रीजन पहले चेक कर लेना है, और जब हमें लिमिटिंग रीजन का पता चल जाए उससे हम इसका वेट निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला लिख दिया मैंने, W1 M1 W2 M2। अब इसका M2 भी निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32, ये आ गया 44। और ये W1 कितना है 16, M1 कितना है 32, ये W2 और M2 कितना हो गया 44। सिंप्लीफाई कीजिए, 16 44 32 22, तो कितना आ गया 22 ग्राम। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसका आंसर भी सही आ गया 22 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml। तो वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml, 0.375 मोलर, इसके मतलब मोलरिटी गिवन है इसकी 0.375। एक्वा सॉल्यूशन मोलर मास, इसका मोलर मास m डैश भी गिवन है कितना 82.0245 ग्राम पर मोल। फिर तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मास हमें W निकालना है। तो फार्मूला इसका हम जानते हैं क्या होता है, बताइए। W इक्वल टू m डैश V ml ओवर 1000, ये इसका फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। मतलब W क्या हो गया, वेयर W इक्वल टू वेट ऑफ solute in terms of molarity। मोलरिटी की टर्म्स में क्या हो गया, ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। M मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। M डैश वेट ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, सब वैल्यू गिवन है, वैल्यू रख देते हैं और इसका मास निकल जाएगा। तो m कितना है, m ये हो गया, देखिए m क्या है मोलरिटी 0.375, m डैश ऑलरेडी मतलब इसका मोलर मास ऑलरेडी गिवन है, m डैश क्या है, m डैश
ये सही कर लेते हैं बच्चों, एम डैश वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है बच्चों? मोलर मास है। तो मोलर मास भी गिवन है, कितना हो गया 82.0245 और वॉल्यूम गिवन है 500 ओवर कितना 1000। तो इससे ये कैंसिल कीजिए 2 आ जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल कर दीजिए 410127 एंड 5 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये सिंप्लीफाई करके आएगा 15.38 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना था बस, इस वाले फार्मूले में वैल्यूज पुटअप करके बस ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं नोट कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर in a sample which has a density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%। तो एक तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए मोल्स, फर्स्ट मेथड बता रहा हूं आपको, मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू परसेंटेज concentration into 10 into density over मोलर मास। देखिए क्या आने वाला है, परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना है 69, 10, डेंसिटी कितनी है 1.41 और HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसका एम डैश निकाल देते हैं, एम डैश ऑफ HNO3। फिर कैसे निकालेंगे, H का हो गया 1 प्लस नाइट्रोजन एक एटम 14 प्लस 3 इंटू 16, ये हो गया 15 और ये हो गया 48 और ये हो गया 8 5 13 5 63 हो गया। तो 63 यहाँ, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर बताता हूँ बच्चों, कितना आएगा आपका 15.44 आ जाएगी। और ये मोल्स पर लीटर क्या होता है, इसी को तो मोलरिटी कहते हैं। बताइए भाई मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या हो गया NV लीटर, तो इसी को तो कहना है मोल्स, और ये क्या हो गया लीटर। इसका मतलब ये क्या है, मोलरिटी निकल के आई, इसका मतलब मोलरिटी निकालनी थी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल्स पर लीटर इक्वल टू 15.44 m। ये हो गया इसका आंसर। तो एक तो मेथड ही हो गया, अब एक दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे समझते हैं। चलिए बच्चों एक सेकंड मेथड और देखते हैं। तो एक तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करके कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड और भी है, देखिए उसमें कैसे करेंगे। सेकंड मेथड, देखिए यहाँ क्या दिया है 69%, इसका मीनिंग क्या है, नाइट्रिक एसिड जो है 100 ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड कितना है 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट। इसका मीनिंग ये है 69% का। तो इट मीन्स ये सॉल्यूट हो गया और ये आपका सॉल्यूशन का टोटल वेट हो गया। तो यहाँ से वेट ऑफ द सॉल्यूट तो मुझे पता चल गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट HNO3 कितना हो गया 69 ग्राम हो गया। अब मोल्स पर लीटर में
लीटर, इसका मतलब इसमें देखिए कहीं भी वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम किसकी हेल्प से निकालेंगे? इस डेंसिटी की। हाँ देखिए, डेंसिटी जो होता है उसका फार्मूला क्या होगा? मान लीजिए आप फार्मूला भूल जाओ कि डेंसिटी का ध्यान ही नहीं रहा सर क्या फार्मूला है, तो आपको किससे ध्यान आएगा? या तो रो यूज कर लीजिए, अगर रो यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो हम कैपिटल डी यूज कर ले रहे हैं, इक्वल टू, ये देखिए ग्राम पर एम एल, इसका मतलब फार्मूला तो खुद ही गिवन है, ग्राम मीन्स वेट, वेट ऑफ द सॉल्यूशन, और ये आपका एम एल लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम, ये फार्मूला। तो मुझे डेंसिटी तो गिवन है, मुझे तो निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो एक बात ध्यान रखनी है बच्चों हमेशा आपको, कि जो परसेंटेज गिवन होगा उस परसेंटेज जो मैक्सिमम होगा जो सॉल्यूशन का होगा, ठीक है, उसे हमेशा हमें वेट में यूज करना है, क्योंकि ये वाला जो वेट है ये वेट ऑफ द सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना है, ये वेट ऑफ द सॉल्यूट नहीं है, नहीं तो आप गलती कर दोगे। यहाँ पे स्टार बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी डेंसिटी गिवन होगी तो हमेशा जो वेट यूज करोगे वो किसका यूज करने वाले हो? सॉल्यूशन का यूज करने वाले हैं, सॉल्यूट का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा फिर आपका। तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ये देखिए कितना 100, ठीक है ना, और पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखिए वॉल्यूम ये है ना, तो ये भी किसका निकल के आ रहा है? सॉल्यूशन का ही निकल के आएगा, सॉल्यूशन का ही। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या फार्मूला बनेगा? W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो W ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100, और डेंसिटी कितनी है? 1.41। ये आ गया मेरा, ये आ गया वॉल्यूम, किसमें? ml में। ठीक हो गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स पर लीटर। तो सबसे पहले तो मोल्स लिख लूँ, मोल्स के लिए 69 ग्राम तो ये है, वेट तो ये गिवन है, बताइए मोल्स में मुझे मोल्स निकालना है, तो W ओवर m डैश ही तो लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स फॉर HNO3, HNO3 के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो वेट तो ये गिवन है और इसका m डैश निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो m डैश कितना आ जाएगा? 1 + 14 + 3 × 16, 15 + 48, ये आ गया 63, तो 69/63 हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ गया? यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ मोल्स, मोल्स कितने? NHNO3, और वॉल्यूम ये निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आ गया। इसे किस में लाना है? लीटर में, क्योंकि वो तो ml में है। तो देखिए NHNO3 69/63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100, 1.41। अब ये तो ml में है, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए? यहाँ पे कर देते हैं 1000। तो ये देखो, इससे इन दोनों से ये कैंसिल, और ये कितना हो गया? 69, 63, ये 1, और ये हो गया 14.1। या इतना ही लिखे रहने दो। देखो अगर आप इतना ही इसे लिख लेते हो तो जो अभी हमने फार्मूला मैंने डायरेक्ट यूज किया वैसे ही आ जाएगा। देखिए अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या आ गया? 69, 10, 1.41 और 63, यही फार्मूला बनाया था क्या? परसेंटेज डायरेक्ट रख लो, मल्टीप्लाई 10 की कर लो, डेंसिटी ले आओ और मोलर मास ले आओ। देखो वही फार्मूला आ गया क्या? मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मोल्स पर लीटर का फार्मूला। देखिए क्या है? 69 क्या है? परसेंटेज ऑफ HNO3। ये क्या है? 10 मल्टीप्लाई करना है। ये क्या बताया था मैंने? डेंसिटी रखना है। ये क्या बताया था? मोलर मास रखना है। इसी फार्मूले से तो अभी सॉल्व किया था, वही आ गया, इसके मतलब बिल्कुल सही आया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 पॉइंट, ये आएगा 15.44, कितना आ जाएगा?
15.44 m आ गई। इसके मतलब ये मोलरिटी निकालनी है, तो हमारी मोलरिटी आ गई। तो दूसरे मेथड से भी उतना ही आंसर आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी कर लेते हैं। हाउ मच कॉपर, मतलब वेट निकला है, इसमें क्या निकाला है, वेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब वेट किसका दिया है, कॉपर सल्फेट का। तो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों POAC यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, POAC, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमें कॉपर निकालना है और कॉपर सल्फेट, तो Cu इक्वल टू CuSO4 लिखते हैं। अब आपको मालूम है बच्चों, POAC जब आप अप्लाई करते हैं उसका क्या बेनिफिट है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए मैंने कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं की, कॉपर से कॉपर सल्फेट निकाला जा रहा है, तो हम अप्लाई किस पर करें, POAC को, अप्लाई POAC ऑन कॉपर, कॉपर पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम है कॉपर के, एक, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर 1, यहाँ कितने, एक ही है कॉपर। देखिए इट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। फार्मूला लगाइए, W1 M1, इसके नंबर ऑफ मोल W2 ओवर M2, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए W1 निकालना है, M1 कॉपर का M1 कितना होगा, M1 होगा 63.5, तो ये लिखा मैंने 63.5। अब इसका M2 निकाल लेता हूँ, M2 ऑफ कॉपर सल्फेट, देखिए कितना होगा 63.5, एक एटम है, और सल्फर 32, 4 इंटू 16, 63.5, 32 और ये हो गया 64, 63.5 प्लस ये हो गया 4 2 6 96, और 6 3 12, 9 एंड 6 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 63.5 5, और ये क्या हो गया 639 और 159.5 हो गया, कितना आ गया 159.5 आ गया। तो यहाँ पे रख लिया जाए कितना 100, 159.5 सिंप्लीफाई कर दीजिए, 100 63.5 159.5, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाने वाला है इसका, देख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 39.81 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए हमने इसे किससे सॉल्व कर दिया, POAC से, POAC से आसानी से क्वेश्चन वही है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख लूँ, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर आप इसका लिखेंगे तो कितना आया था, उसमें Fe2O3 आया था। लेकिन अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, अब मुझसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो देखिए बच्चों रिलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल पावर n, और वेयर n इक्वल टू molecular weight divided by empirical formula weight, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो
तो यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला वेट तो निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है या नहीं? यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास गिवन नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। एटॉमिक मास ऑफ Fe इक्वल टू 55.85 एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 16। बस अब सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करें, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे आप इसका, तो ये आ जाएगा, एक मिनट देख लेता हूँ, 16। हाँ ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ निकाल देता हूँ इसका एटॉमिक मास किसका, Fe2O3 का। तो एटॉमिक मास ऑफ, आपको बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी गिवन होगा, इन्होंने यहाँ मॉलिक्यूलर वेट गिवन नहीं है, तो मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले रहा हूँ इसका। तो एटॉमिक मास तो एक एटम का है ना, तो यहाँ तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या निकालेंगे, मोलर मास, क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ Fe2O3 निकाल लेते हैं। तो 2 × 55.85 प्लस 3 × 16, तो ये कितना जाएगा, 2 5 या 10, 2 8 16 17 प्लस 48, ये कितना आ गया, 159.70, ये हो गया। और इसी का एम्पिरिकल भी यही है, तो एम्पिरिकल का निकालेंगे। हाँ तो ये भी यही आएगा 159.70। तो इट मीन्स क्या है, दोनों सेम है, इससे ये कैंसिल, तो n की वैल्यू 1। इसके मतलब क्या हो गया, जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। इसका मतलब मुझसे क्या निकलवाया जा रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, देखिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, Fe2O3 और n की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, Fe2O3। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। तो ये इसका कंप्लीट हमने एम्पिरिकल फार्मूला किसमें निकाला था, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, तो ये मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो में इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कंसेप्चुअल हैं, और टोटली किस पे बेस्ड हैं, मोल कंसेप्ट पे और पीओएसी पे और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेथड पे। तो अब मैं लेता हूँ यहाँ शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।